वे कष्ट में गुजारा करते हैं। पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देश का संविधान जाति धर्म के नाम पर बंटवारे पर रोक लगाता है, लेकिन जाति राजनीति का वो हथियार है जो वोट की गारंटी है। और जाति सर्वे के बाद बिहार में एक बार फिर से जात पात की सियासत जोरों पर है। इस सियासत के तीन पहलू हैं। एक तरफ ओबीसी और ईबीसी का बंटवारा नजर आता है, दूसरी तरफ ओबीसी में यादव वर्सेस ऑल का बोलबाला है, लेकिन तीसरा पहलू है जो कि सबसे दिलचस्प भी है, जातीय गणित का एम फैक्टर यानी मुस्लिम फैक्टर। बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे के जो आंकड़े सार्वजनिक किए हैं, उसके मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ है। इसमें 81.99% हिंदू हैं और 17.70% मुसलमान हैं। लेकिन इन आंकड़ों में मुस्लिमों को लेकर के जो डेटा सार्वजनिक किया गया, उसके बाद तमाम सवाल उठने लगे हैं। अब सवाल नंबर 1 कि ओबीसी कोटे में पिछड़े मुस्लिमों को शामिल करने के पीछे आखिर संदेश क्या है? आखिर इस जातिगत सर्वे से मुस्लिमों के लिए क्या कुछ बदल जाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जातिगत सर्वे में मुसलमानों की आबादी के आंकड़े आने के बाद नीतियां बनाते समय अशरफ यानी अगड़े मुसलमानों के बजाय आखिर वो जो पिछड़े मुसलमान हैं उसको तवज्जो क्या दी जाएगी? ये कुछ अहम सवाल है जो अब लगातार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना के बाद ये तमाम सवाल उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि आखिर वो फैक्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिहार में माना जाता है यानी MY फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर, उसमें यादव तो आ गए, लेकिन मुसलमानों की जगह वहां कहां है, ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, बिहार में सबसे बड़ा फैक्टर होता है MY फैक्टर। चलिए, यादव को तो आपने जोड़ लिया, यादवों को तो आपने उस जातिगत सर्वे के अंदर ले लिया, लेकिन जो एम फैक्टर है उसका क्या? एम फैक्टर जो है, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज़ादी के बाद से, देखिए आज़ादी के पहले हम अक्सर एक जिक्र करते हैं 1931 का जाति जनगणना, 1931 का जाति जनगणना। तो इसकी वजह यह है कि 1941 में भी जाति जनगणना हुआ, पर वो रिलीज़ नहीं हुआ, उसके बाद देश आज़ाद हो गया। तो अंग्रेज़ भी भारत में आबादी को जातियों के लिहाज से ही एनालिसिस करते थे। तो ये आज का पैटर्न नहीं है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। फिर जब पार्टियां आई, फिर चुनाव हुए, और चुनाव से लेकर अब तक भले ही कोई माने या ना माने, कोई नेता कोई पार्टी, ये जाति जनगणना के हिसाब से या जातियों के हिसाब से वोट बैंक बनाए गए और फिर चुनाव जीते गए और सत्ता पर राज किया गया। अब आपका सवाल है MY फैक्टर। सबसे पहले बता दें कि देश में जब जब भी कोई आंदोलन शुरू हुआ, कोई बदलाव शुरू हुआ, बिहार से शुरू हुआ। अब बिहार की जो हाल ही में जाति जनगणना आया है, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है अलग अलग तरीके से। इसका सीधा सीधा माइलेज जो है वो विपक्ष लेना चाहती है अपना एक अलग वोट बैंक, पुख्ता वोट बैंक। जो उनका पुराना वोट बैंक हुआ करता था, उसमें और बेहतर तरीके से एक उनको एकत्रित कर कर, या इसे कहते हैं लामबंद करके 2024 की और उससे पहले 2023 की तैयारी करने का। अब बात है मुस्लिम फैक्टर। अगर सीधे सीधे हम राजनीति की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से विपक्ष ने, या विपक्ष तो आज की बात है, शुरुआत से बात करें तो रीजनल पार्टियों ने, यानी उत्तर प्रदेश में, बिहार में हमेशा यूज़ हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान आबादी ज़्यादा है। और देश में मुस्लिम वोट अगर कहीं पर रिवर्स पोलराइज हुआ है तो उस पार्टी में फ़ायदा हुआ है, या उस चुनाव में उस पार्टी को फ़ायदा हुआ है, जैसे कि हाल ही का एग्जाम्पल कर्नाटक है। तो जो एम फैक्टर है, ये देश की राजनीति में वोट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, जिसका हाल ही एग्जाम्पल है जब नरेंद्र मोदी ने पसमंदा मुसलमानों की बात करी। क्योंकि सबसे बड़ी बात शिक्षा, दोनों ही धर्मों के सबसे पावरफुल वोट बैंक ओबीसी है। चाहे फिर हिंदुओं की बात करें चाहे मुसलमान, दोनों के ओबीसी वोट बैंक सबसे पावरफुल है, और वो सत्ता में लाना और सत्ता से बाहर ले जाने का काम आसानी से कर सकते हैं। अदिति, बड़ा सवाल ये भी है कि ओबीसी कोटे में पिछड़े मुसलमानों को शामिल करने को लेकर के आखिर क्या संदेश है? क्या संदेश देने की कोशिश नीतीश सरकार की तरफ से की जा रही है? नया वोट बैंक खड़ा करना। 63%, देखिए जो पूरा इंडिया गठबंधन है, नीतीश कुमार हैं, राहुल गांधी हैं, लालू यादव है, और ख़ास तौर पर नीतीश कुमार, लालू यादव हमेशा से ये MY वोट बैंक, जातिगत समीकरण, जातिगत राजनीति के मास्टर माने जाते हैं, मास्टर। तो ऐसे में
अब जो इंडिया गठबंधन को किसी भी सूरत में वो मोदी के सामने खड़े होना चाहते हैं, उसके एक ही, दोनों ही पार्टियों के सामने चुनौती है अपने नए वोट बैंक खड़े करने की। भारतीय जनता पार्टी के पास भी चुनौती है कि नया वोट कहाँ से लेकर आए, कैसे जोड़ें। ठीक उसी तरह विपक्ष के पास भी चुनौती है नया वोट बैंक। तो जो ये 63 नंबर आया है आंकड़ा, वो आया ही मुस्लिम वोट बैंक के जो ओबीसी वर्ग को और एससी पिछड़े और अति पिछड़े को जोड़ने से। अब इस पे एक डिस्कशन शुरू हो गया है। शाहनवाज हुसैन बिहार के से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये बात होती है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, तो फिर बिहार में तो लगभग 18% मुसलमान हैं, तो फिर सरकार में मुस्लिम चेहरे होने चाहिए। और यहाँ तक कि मुसलमान जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मुसलमान होने चाहिए, क्योंकि यादव तो केवल 14% है। तो आप यादवों को तो शामिल करते हैं लेकिन मुस्लिम को नहीं करते। तो अगर आप बात ये कह रहे हैं कि जिसकी आबादी उतना उसका हक, तो ये वो लागू नहीं हो रहा। तो सीधे सीधे तौर पर आपके सवाल का जवाब ये है कि नीतीश कुमार या फिर बात करें राहुल यादव या इंडिया गठबंधन, वो नया वोट बैंक लाने की कोशिश कर रहा है कि इस पूरी खेप में मुसलमान भी हमको अपने साथ जोड़ के बेहतर तरीके से वोट बैंक खड़ा हो सके। वहीं शाहनवाज हुसैन का जो बयान है वो बीजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए आगे ले जाता है। चलिए ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए क्या वोट बैंक के जरिए पूरी राजनीति बदल जाएगी बिहार में, एक बड़ा सवाल बना हुआ है।